हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एमए इकोनॉमिक्स 2014 पार्ट बी से, क्योंकि मैंने पार्ट ए जो है ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो आज मैं पार्ट बी से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में गाइस आपको बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा ऑफ द डिमांड कर्विलिनियर डिमांड फंक्शंस आपको दे रखी है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू ए पी पे पावर माइनस बी। गाइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी होता है, दैट इज डी लॉग क्यू डिवाइडेड बाय डी लॉग पी। ठीक है, ये भी इलास्टिसिटी होता है एक फॉर्मूला डिफरेंशियल फॉर्म में। तो क्या मैं दोनों साइड लॉग ले सकता हूँ, दैट इज लॉग क्यू इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग p पे पावर माइनस b। ओके, सो log q इज इक्वल टू log a, ये पावर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस b log p। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ q और p के रिस्पेक्ट में, सो दैट इज d log q इज इक्वल टू, ये तो मेरा कांस्टेंट है, 0 माइनस b d log p। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, d log q डिवाइडेड बाय d log p is equal to minus b। तो क्या आंसर आया, ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, या फिर अगर आपको इस टाइप के जब भी चाहे वो आपको डिमांड फंक्शंस दिखे, यूटिलिटी फंक्शंस दिखे, तो ये जो पावर होता है ना, कोई पावर बेसिकली इलास्टिसिटी को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी जो है देखे भी बोल सकते हैं कि माइनस बी इज इलास्टिसिटी, या फिर आप उसको डेरिवेशंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इन्फ्लेशन मेजर्स चेंज इन एब्सोल्यूट प्राइस। गाइस, नॉट अ रिलेटिव, ये रिलेटिव के बारे में नहीं बताता है बल्कि एब्सोल्यूट प्राइसेस के बारे में मेजर्स करता है इन्फ्लेशंस। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपको बताना है कि डिफ्लेशन इज अ डिक्रीजिंग इन द जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस लेवल बढ़ना। जस्ट उसी का उल्टा डिफ्लेशन मतलब कि प्राइस लेवल का घटना, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल जब घटता है तो हम लोग उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स किस पे बेस्ड था, दैट इज वेटेड प्राइस इंडेक्स, बेस वेटेड प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड था ना। इसका जो फॉर्मूला था कि the summation of P1 Q naught divided by summation of P naught Q naught into 100। ठीक है, तो लास्ट पर इंडेक्स जो था इज बेस वेटेड प्राइस। ठीक है, किस पे बेस्ड था, बेस बेस प्राइस, बेस वेटेड प्राइस पे बेस्ड था ये। ठीक है, बेस वेटेड प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड था लास्ट पर इंडेक्स। ठीक है, कि हमको प्राइसेस पे निकालना, तो प्राइस पी नॉट मतलब ये मेरा कौन सा प्राइस है, बेस वेटेड प्राइस। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट is calculated as a rate of unemployment is calculated as what, percentage number of unemployed divided by total number, now that is the number of unemployed persons divided by the total forces, labor forces, total labor forces. So option B is a correct option, that is the rate of unemployment. ठीक है, तो कुजने इज एसोसिएटेड विद अ, किससे एसोसिएटेड था ये, दैट इज डब्ल्यू इकोनॉमिक। ओके, डब्ल्यू इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने जो है सम्ड किया था इन टेबल इकोनॉमी विच diagrammed the relationship between the different economic classes and the sectors and the follow up the payment between them। ठीक है, तो इन्होंने जो है डायग्राम के थ्रू और एक टेबल के हेल्प से इन्होंने सारे इकोनॉमिक क्लासेस, सेक्टर्स, पेमेंट, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जो इन्होंने लिखा था, दैट इज कॉल्ड फ्रेंक्यू कुजने, दैट इज कॉल्ड टेबल इकोनॉमिक। ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question, 32.
32 में the division of labor in Adam Smith analysis implies what? स्पेशलाइजेशन गाइस, क्योंकि एडम स्मिथ का ये कहना था ना कि आप वही गुड्स बनाओ जिस पे आपको स्पेशलाइज्ड है उस लेबर की। अगर आप लेबर इंटेंसिव नेशन है तो आप लेबर वाली चीज़ें बनाओ ना, क्यों आप कैपिटल वाली चीज़ बना रहे हैं? ठीक है, तो आपको जिस चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हैं आप वही प्रोडक्ट को बनाइए अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ एनालिसिस डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज स्पेशलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग names is associated with the theory of entrepreneur? ठीक है, तो इसका आंसर है गाइस बी, फ्रैंक नाइट। ठीक है, एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो फ्रैंक नाइट जो थे इसका नाम आता है। ठीक है, 34, 34 में आपको दे रखा है कि द इकोनॉमिस्ट हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स, who defined economics as a science studying human behavior as a relationship between the ends and a scare means what? Samuelson। 34, सॉरी रॉबिन्स, रॉबिन्स ने कहा था ना, रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एज अ साइंस ऑफ स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर्स एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द स्केयर मीन्स। ठीक है, एंड्स एंड स्केयर मीन्स, क्योंकि रॉबिन्स ने जो है इसको डिफाइन किया था। 34, the 12th 5-year plan in India pertained to the periods, किस पीरियड पे बेस्ड था गाइस? 35, दैट इज 2012 टू 2017 12th 5-year प्लान में था। फिर उसके बाद जो है नीति आयोग आ गया। 36, 36, in conventional economic approach the demand for the labor is characterized as, कन्वेंशनल इकोनॉमिक अप्रोच अगर हम देखें तो द डिमांड फॉर लेबर, द डिमांड फॉर लेबर इज करेक्टराइज्ड एज ए ड्राइव डिमांड। क्योंकि डिमांड फॉर लेबर तभी पॉसिबल होगा जब हमारे इकोनॉमी में डिमांड होगी। डिमांड होगी, सपोज कि मैं फर्म हूँ एक, ठीक है, और मुझे डिमांड आया कि तुम 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, तो मुझे क्या चाहिए कि लेबर चाहिए ना। तो सबसे पहला होना क्या चाहिए? डिमांड, ड्राइव डिमांड, उसके बाद डिमांड फॉर द लेबर आता है। ठीक है, तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन एज अ कन्वेंशनल इकोनॉमिक अप्रोच के थ्रू अगर देखा जाए तो। द मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम अडॉप्टेड बाय द सीएसओ इन इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? Income product and income method, product and expenditure method, income and the expenditure method, so all of this above के थ्रू जो है हम नेशनल इनकम को जो है मेजर्स करते हैं, जो कि अडॉप्टेड किया गया था सीएसओ के द्वारा इन इंडिया में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है कि contribution of a 6 industrial sector, agriculture, forestry, lodging, fishing, mining, quarrying, manufacturing, construction to the national income in India is estimated through, किसके थ्रू इसको एस्टिमेटेड किया जा सकता है? प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि सारा प्रोडक्ट ही है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिशिंग भी क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी क्या? प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन, तो ऑल ऑफ दिस हम लोग इसको किसके थ्रू से मेजर कर सकते हैं? प्रोडक्ट मेथड के थ्रू, इजी होगा एज अ कैलकुलेशंस। 39, द कॉन्सेप्ट दैट is used to represent the total income of on account worker as well as the profit generated in unincorporated enterprises in the national income data in India is what? Mixed income guys, क्योंकि आपको दे रखी है कि द कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टोटल इनकम ऑफ ऑन अकाउंट वर्कर एज वेल एज द प्रॉफिट जनरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, मतलब दोनों। ठीक है, तो दैट इज मिक्स्ड इनकम। ओके, 40। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द 41st क्वेश्चंस। ओके, the statement census is carried out on all self-employed family enterprises, small tiny enterprises and non-wage, non-salaried
सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज ट्रू और फॉल्स। एक सेंसस होती है और इस सेंसस में जो है बोली जा रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयड का डेटा निकाला जाता है, इन फैमिली एंटरप्राइजेस का, स्मॉल एंड टाइनी एंटरप्राइजेस का, नॉन वेजेस का, नॉन सैलरीड सर्विसेज का। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है या फिर गलत है। गाइस, सेंसस जो है टॉक्स अबाउट द पॉपुलेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है, ना कि आपको जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स और द फर्म्स, इसके बारे में वो नहीं बताती है। वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है कि कितने बिल्डिंग्स हैं, कितने हाउसेस हैं, हाउस होल्ड्स कितने, ये चीज बताते हैं। इनकम के बारे में तो बताता ही नहीं है। दैट इज गॉन, दैट इज गॉन। ठीक है, सो दैट इज फॉल्स, सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सेंसस जब भी दिखे तो पॉपुलेशन के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ना कि आपके इंडिविजुअल्स ऑफ द इनकम कितनी है, ना कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताएगी, नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। एज अ पार्ट ऑफ द estimation of a saving data in India, the household saving are divided into which of the following categories? ठीक है, so the option is financial and the physical saving. A part of estimation of saving data in India, जो भी हम लोग सेविंग करते हैं estimation data in India में, the household saving are divided into, households की जो सेविंग है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में रखे सेविंग को या फिर वो बैंक में जमा कर दे, और बैंक मेरा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 43। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर पार्ट ऑफ NAS क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न इन इंडिया? ठीक है, तो द ऑप्शन इज ए, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं NAS क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। ठीक है, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो है मतलब इनकम के बेसिस पे जो है इसको दो सेक्टर्स में जो है डिवाइड करता है NAS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो 43 का ये नंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस supply data on state domestic product in India? So the correct option is NSSO, National Sample Survey Organization जो है सप्लाई करते हैं डेटा ऑन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया को। ओके, 45 कि इफ द प्राइसेस ऑफ ए implicit price deflated for the primary। ठीक है, तो 45 गाइस बहुत ईजी है, आप जस्ट कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर कि 45 का आंसर क्या होगा। ठीक है, जस्ट आप देख लीजिए। ठीक, मैं मूव करता हूँ 46 पे। द करंट वेटेड प्राइस इंडेक्स इज otherwise also known as what? दैट इज द, जहां पे भी आपको प्राइस इंडेक्स दिखे, करंट प्राइस, दैट इज फॉर द पास्ट ए। ओके, जहां पे आपको करंट वेटेड प्राइस इंडेक्स देखे, दैट इज फॉर द पास्ट इंडेक्स। सो 46 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। 47 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे गाइस कैलकुलेटेड किया जाता है? एंड वैल्यूज डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग वैल्यूज पावर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा गाइस। 48 सोशल अकाउंटिंग मैट्रिक्स एनालिटिकली can be tracked back to what? That is B. That is B. Franco Kuzne, the tableau economics. ओके, इस फॉर्मेट में जो है इन्होंने रखा था मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग मैट्रिक्स एनावली जो है ट्रैक बैक टू द फ्रैंकोइस क्यूजने। ओके, सो 49th। ओके, सो 49th इज कि
In a social accounting matrix, entry every entry when read in a rows context and the column context respectively represent किस चीज को guys ये represent करता था? That is receipt and expenditure. ठीक है, receipt और expenditures को जो है वो टेबल फॉर्म में जो रखा था क्यूजनो, तो उन्होंने एक साइड जो है रिसीप बनाया था और दूसरा साइड एक्सपेंडिचर की कितना रिसीव हो रहा है कितना एक्सपेंडिचर्स हो रहा है, और एक मैट्रिक्स फॉर्म में जो इन्होंने बनाया था जिसमें बहुत सारे रो और कॉलम्स वगैरह था। ठीक है, तो रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर्स के बारे में जो बताया गया, इन ऑर्डर टू अवॉइड इकोनॉमिकली मीनिंगलेस रिजल्ट, the viability condition developed by which of the scholars must be satisfied by the input output system, that is Simon. Okay, so the correct option is the correct option for the question number 50. 51. In the evaluation of the value of the capital stocks by the CSO in India, which of the following is not included? Capital stocks में जो है जो the evaluation of the value of the capital stocks by the CSO in India, कौन सा कैटेगरी नहीं ऐड किया गया इस कैपिटल स्टॉक्स में CSO के द्वारा? तो गाइस ध्यान से देखना, बी ह्यूमन कैपिटल्स, क्योंकि मैसेनरी जो है हमारा कैपिटल स्टॉक्स का पार्ट है, चेंज इन स्टॉक्स भी हमारा जो है कैपिटल्स का, कंस्ट्रक्शन भी जो है हमारा कैपिटल स्टॉक्स है, बट ह्यूमन कैपिटल्स नहीं है. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस 51th क्वेश्चंस. ओके ओके. 52. Supposing that the prevailing inflation is 20% per annum at a private rate of interest in nominal term is 30% per annum, then the private real rate of interest per annum is what? Per annum is what? Guys, तो प्राइवेट रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो गाइज इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है? दैट इज द रियल प्लस इन्फ्लेशन, रियल प्लस इन्फ्लेशन ना, रियल प्लस इन्फ्लेशन, दैट इज द इंटरेस्ट. सो आई आपको कितना दे रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ. आर इज इक्वल टू आई माइनस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मैं पाई से इंडिकेट कर देता हूँ. ठीक है, दैट इज पाई. सो आर इज इक्वल टू 30% minus 20%. So the rate of interest should be a 10% होनी चाहिए. So option A is the correct option. ठीक है, आपको दे रखी गाइस कि inflation is 20% per annum and the private rate of interest in nominal terms. Nominal terms में आपको कितना गाइस दे रखा है? 30. ठीक है, नॉमिनल में आपको 30 दे रखा है, आपको नॉमिनल दे रखा है, इन्फ्लेशन दे रखा है, आपको पूछा क्या है? रियल, कि कितना रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस, तो जस्ट नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, यही तो मेरा रियल होता है. नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन दैट इज रियल, तो मैंने जस्ट इसको माइनस कर दिया. तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. 53 गाइस की एस जो है, एस इज लेटर इन अ वर्ड लाइक दिस, 2 to 4 6, 2 to 4 4 6 7 8 9 10 11 12, total is a 12 letter. What is the cardinal of the power set? Cardinality of the power set. Cardinality क्या था guys? 2 to the power n. So 2 to the power 12. इसको सॉल्व करेंगे तो 4096. B is the correct option. Okay, B is the correct option. Question number 54. Let A be the square matrix of order n and B is equal to k into A, where k is a real number. Considering that the mod x denote the determinant of a square matrix, which of the following is it true? कौन सा true है? So the option C is the correct answer, क्योंकि आपको दे रखा है कि A जो है मेरा n into n मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है और B इज इक्वल टू आपका K. सिंपल. सो अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँगा दैट इज K पे पावर n of mod of A, sorry mod means determinant of A.
So the option is C. Okay. Question number 55. 55 is what? Fx is equal to this. What derivative है guys? ln x. ln x का differentiation क्या होता है? 1 by x. तो ln 13x. So 1 by 13x into chain rule. 13, 13, 13 cancel. 1 by x. D is the correct option. Okay. Question number 56. Consider the following this. तो गाइज इसको तो साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे y का वैल्यू ऐसे निकालो. तो y का वैल्यू निकालेंगे दैट इज 2x माइनस 3. अब ए वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो. जब पुट कर दोगे तो ये मेरा सारा इक्वेशन x के टर्म में बन जाएगा. और x का वैल्यू गाइज यहाँ से आपको आएगा 1/2 एंड y का वैल्यू -2 आएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके. ओके. 57. Let x and z be the random variables such that x is equal to 5z minus 20 given that the mean of x is mu x is equal to 80 and the standard deviation is there. This then आपको निकालना है कि आपको निकालना है क्या गाइस कि मतलब आपको ऑप्शन दे रखा है सिग्मा जेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड आपको निकालना है. ठीक है. ओके. 57. ठीक है. तो गाइस ध्यान से देखना आपको क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू 5z माइनस 20. मैं दोनों साइड एक्सपेक्टेड वैल्यूज को ऐड करता हूँ. दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस. सो 5 तो मेरा बाहर निकल गया. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ 20 सेम एज अ कांस्टेंट. सो ये 20 मेरा बाहर निकल गया. ठीक है. सो द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ x जो आपको गाइस दे रखी है दैट इज 80. That is 80 is equal to 5 expected values of z minus 20. तो इसको सॉल्व करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ z आपका कितना आएगा 20. ठीक है. एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ z 20. तो चाहे ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा. सो ए गॉन एंड सी गॉन. बचा बी या फिर डी. ओके. अब हमें क्या निकालना है गाइस? अब हमें निकालना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड. जेड की स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यार वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 25 ऑफ वेरिएंस ऑफ जेड. वेरिएंस ऑफ एक्स आपको दे रखी है 55 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सिग्मा स्क्वायर बाय जेड. जस्ट इसको सॉल्व करना है आपको. सिग्मा स्क्वायर मतलब सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्या होगा 55/5. सो 11. B is the correct option for this particular questions. Okay. Okay. Question number guys 58. कि आपको A and B are the independent events. Probability of B is greater than equal to the probability of B. A means I think misprint है यहाँ पे. ठीक है. So the PX is a probability that can be occurred when the PAB probability the joint probability occurrence. Joint probability का occurrence guys आपको बताना है. ठीक है. तो ये तो जस्ट फॉर्मूलाज पे बेस्ड है. तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस बताइएगा. 59th. The quadratic equation has 2x square minus 3x plus 4 has this. तो सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज निकालता हूँ. ठीक है. श्रीधारीचार्य रूल से कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू 4. तो जब इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा दैट इज -23 लेस देन 0. जब d मेरा लेस देन 0 होता है गाइस तो वहाँ पे मेरा कौन सी रूट होती है कॉम्प्लेक्स रूट. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 60 is if one were to divide the standard deviation of a population of the mean. If one were to divide the standard deviation of a population of the mean of the sample population and multiplied these values by the 100, one could be calculated. ठीक है. कैलकुलेटेड द किस चीज़ को बताएगा. आपको दे रखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मीन्स ऑफ द सैंपल mean.
divided by the population mean into 100। तो गाइस ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्यों? क्योंकि आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय म्यू एक्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो गाइस यही तो फॉर्मूला होता है ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। सो दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 61 की एक बैग कंटेंट 2 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल दे रखा है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन। आपको 2 बॉल गाइस निकालना है। सपोज ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपका 2 रेड बॉल दे रखा है, 3 ग्रीन बॉल, 3 आपको ग्रीन दे रखा है और 2 आपका ब्लू बॉल। आपको 2 निकालना है रैंडमली, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, नन ऑफ द ब्लू बॉल्स ड्रॉन आर ब्लू। ब्लू नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो मैं 3 to 5 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4/6, दैट इज 10/21। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सिंपल सिंपल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट केस है ये, ठीक है। 52 the average score of a biology test is 77 and the standard deviation is 8. Which percentage best represent the probability that any one student scored between 61 and 93 on the test? में क्या होगा आपको ये बताना है। देखो गाइस, आपको दे रखा है कि मीन स्कोर ऑफ द बायोलॉजी का मीन स्कोर इज इक्वल टू 77 आपको दे रखा है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दे रखा है कि दैट इज 8। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि मीन से कितना ज़्यादा गैप है, ठीक है, दैट इज द मीन है, और मीन से मेरा ये एस्टिमेटेड वैल्यूज, दैट गैप इज कॉल्ड अ वेरिएशन। तो वेरिएशन आपको 8 दे रखा है, बट आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटीज होगी अगर अगर बायोलॉजी का स्कोर, सपोज लेट एक्स बी द बायोलॉजी स्कोर, जब मेरा इतना होना चाहिए 61 से लेकर 93 तक, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी गाइज। तो मैंने क्या किया, अगर मैं 77 माइनस 16 करूँगा तो 61 आएगा। उसी तरह से x लाइज करेगा कहाँ से, 77 प्लस 16, ठीक है गाइज। सेविशेव इनइक्वालिटीज, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x minus 77 less than 16 is equal to 1 minus k square by sigma square, okay, that is k square. K square is what, k square is what, that is 8 square divided by 16 square greater than equal to this। ग्रेटर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3/4, ठीक है, 3/4। और 3/4 कब, 95% लेवल ऑफ confidence interval guys. This is the, sorry, this is this part, okay. So this is mu plus, suppose 2 sigma minus 2 sigma, that is mu plus 2 sigma, here is plus, here is minus, okay। तो गाइज मैंने यहाँ पे सफिशिएंट इनइक्वालिटीज आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बस वही यहाँ पे यूज़ किया। मुझे मार्क्स बताना है बायोलॉजी का 61 से लेकर 93 तक। तो मैं एक ऐसा नंबर खोजता हूँ कि यार 67 से अगर मैं माइनस करूँगा 16 से तो 61 आ जाएगा, उसी तरह से अगर प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, एक्स मॉडुलस ना, कि भाई इतना मॉड के बीच में लाइज करेगा, और लेस देन इक्वल टू 16, और दैट इज अ फॉर्मूला 16। 16 को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 8, ठीक है, दैट इज 8 इज वॉट 2 सिग्मा ना, सो दैट इज 2 सिग्मा, सिग्मा इज वॉट 8, सो दैट इज 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस। तो मैंने जस्ट वही पुट किया यहाँ पे, ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन गाइस आपको 8 दे रखा है, ठीक है, 8 आपको मैंने यहाँ पे 8 बैठा दिया, और 16 ये मेरा k होता है, दैट इज k, ओके। सफिशिएंट इनइक्वालिटीज में 63 the simple probability of an occurrence of an event is
called as what? Simple probability of an occurrence, that is called marginal. Marginal मतलब क्या होता है? अकेले, मतलब सिंगल वाला, that is marginal. वही तो आपको बोला कि simple probability of an occurrence of an event is what? Marginal probability ना, चाहे marginal बोलो या फिर simple probability बोलो, that is both of the same thing. In case of open-end classes, the appropriate measure of dispersions to be used is what? That is quartile deviation, guys. क्वार्टाइल डेविएशंस में क्या होता है? एंड क्लासेस होता है ना, ओपन एंड क्लासेस, और वही एक अप्रोप्रिएट मेजर्स होता है डिस्पर्शन का, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन. ओके ओके. 65th, the cumulative percentage of a frequency table have little or no meaning for what? Okay, so the correct option is for the nominal. क्योंकि क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल आपको ऑर्डिनल के भी बारे में बताता है, इंटरवल के भी बारे में जो है नो मीनिंगफुल. नॉमिनल के लिए तो कोई मीनिंग ही नहीं है, और रेशियो के बारे में तो बताता ही है. सो बट नॉमिनल वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल में, ठीक है. ओके. 66th क्वेश्चन नंबर 66, guys. The average wage of the worker of a factory is this per month, and the standard deviation of the wage is this. Coefficient of variation, guys. Coefficient of variation का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय म्यू एक्स इंटू 100, म्यू ऑफ एक्स इंटू 100. तो सिग्मा एक्स गाइस आपको कितना दे रखा है? दैट इज दिस ना स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 110 डिवाइडेड बाय कितना मीन दे रखा है? एवरेज वेज ऑफ द वर्कर, दैट इज 550 इंटू 100. जब इसको आप सॉल्व करेंगे गाइस तो 20% आएगा. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एक्सपोनेंशियल smoothing is what? Okay, so it talks about the method to use a number of exponent to smooth the time series, ठीक है, to smooth the time series. So 67 का मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग जो है आपको मेथड टू यूज अ नंबर ऑफ एक्सपोनेंट टू द एक्सपोनेंट्स टू द स्मूथ द टाइम सीरीज डेटा. ओके, या फिर आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग है तो एक्सपोनेंशियली तो होगा, ठीक है. सो द ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 68 गाइस आपको बताना है कि consumer price index falls in the category of what? Both aggregate level पे भी और inflation index level पे भी. So the D is a correct option. Both option is a right answers. Aggregate index as well as the inflation index. Okay. Not a simple के बारे में इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने पूरे aggregate way में कहा ना. CPI falls in the category of. Okay. Yeah. So the pair of a dice is throw. Find the probability of obtaining a sum of 8. Okay, sum of 8 getting an even number on both the die. So मुझे क्या निकालना guys? That is the probability of sum of 8 or getting even number. Getting even number is equal to probability of 8 और मतलब union. Guys, probability of A union B क्या होता है? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. वही चीज़ तो यहाँ पे है, plus probability of even number minus probability of 8 into even number, ठीक है. ओके, तो गाइस इवन ऑन बोथ डाई पे गाइस कब जो है इवन आ सकता है? इवन आपका आएगा 2 पे आएगा इवन, ओके, या फिर 4 पे आएगा इवन, या फिर आपका 6 पे इवन आएगा. उसी तरह से
चाहे 2 4 दैट इज आल्सो इवन बोथ टाइम, 2 6 इवन बोथ टाइम, या फिर 4 6। उसी तरह से 4 2 आएगा या फिर 2 6 आएगा या फिर 6 4 आएगा। ठीक है, तो टोटल जो मेरे केसेस हैं गाइस, टोटल टोटल दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इवन की चांसेस कितनी है, 9 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि 2 डाइज है, 2 डाइज ना, 6 × 6 दैट इज 36 टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, 8 कहाँ कहाँ से आएगा, 4 4 6 2 2 6, ये 3 पॉसिबिलिटीज होते हैं गाइस, 3। और क्या है, 5 3 और 3 और 5, सो 3 5, तो टोटल 5 केसेस होंगे जो कि 8 आएंगे। सो 5/36 प्लस माइनस, अब दोनों कॉमन है तो कॉमन, ही 3 ही तो कॉमन है, जो कि यहाँ पे 8 भी बन रहा है और ये इवन भी है दोनों, -3/36। तो जब इसको सॉल्व करना गाइस तो 11/36 आपको आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। मैंने गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस आपको ये, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। क्योंकि मुझे ये पता रखना है कि आप निकालो सम ऑफ 8 और का मतलब यूनियन और इवन ऑन बोथ, इवन ऑन बोथ। तो मैंने इसको A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, तो मैं अब इस फॉर्मूला पे मैंने इसको पुट कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। ओके, दैट इज अ इजी वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, 70 क्वेश्चन नंबर, विच इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कौन सा नहीं यार, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। ओके, सो 70 इज अ सी। 71, if the elasticity of supply is less than the elasticity of demand, then the burden of tax will fall on what। 71 का क्या आंसर होगा बताइए आप। जब अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस हो जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। गाइस इलास्टिसिटी क्या है कि अगर प्राइसेस, इलास्टिसिटी क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांड किस रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट इज इलास्टिसिटी ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है मेरा कम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब अगर मेरा डिमांड ज़्यादा होता है तो सप्लाई मेरा कम फ्लैक्चुएट करता है। क्यों, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी काफ़ी कम है। ठीक है, तो डिमांड तो कर रहा है कौन, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर डिमांड करेगा तो इसको भी तो टैक्स देना होगा, और सप्लाई कर रहा है तो इसको भी जो लगा होगा इनकॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, तो दोनों पे लगेंगे ना, सेलर्स पे भी एज वेल एज बायर्स पे भी, तो बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Laffer curve shows a relationship between the tax revenue and the tax rate। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू एंड द टैक्स रेट, दिस इज कि ये मेरा टैक्स रेट, ये मेरा टैक्स रेवेन्यू, कि यार इतना तक दैट इज मेरा मैक्सिमम टैक्स रेट, और इस मैक्सिमम टैक्स रेट में मेरा रेवेन्यू R1 है, लेकिन इससे अगर हम ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर मेरी इकोनॉमी फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट जो कि एक रिलेशन बताता है टैक्स रेवेन्यू पे और टैक्स रेट पे, कौन, लाफर कर्व। 72 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 73, which is not the characteristics of a public good। Public goods are non-exclusive, non-rival, but divisibility is not the any concept about the public goods. Okay, it talks about only the non-rivals or the non-exclusion part. It doesn't say about the divisibility, that the characteristics of the public goods. So option C is the right answer for these particular questions. Okay. 74. The basic difference between the sell tax and the VAT. So the basic difference, sales tax minus VAT, ये किसके इक्वल होगा, 74, दैट इज इक्वल टू C, टैक्स बेस। ठीक है, टैक्स बेस,
वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। पहले होता था ना कि टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, टैक्स पे टैक्स लगती जाती थी। तो इस टैक्स एंड टैक्स को रिमूव करके ही तो जीएसटी लाया गया, ठीक है। तो सपोज कि अगर मुझे सेल टैक्स अगर मुझे लगी सपोज 10 रुपीज़ और मुझे वैट लगी 5, तो 5 रुपीज़ मेरा क्या है? यही तो मेरा एक्चुअल टैक्स बेस है। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। Country trade with each other because the are different। कोई कंट्री ट्रेड क्यों करता है? क्योंकि सपोज कि इंडिया इज लेबर इंटेंसिव एंड द यूएस इज अ कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स काफी डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, तभी तो ट्रेड होगी। अगर सेम होगी तो फिर ट्रेड क्यों होगी? डिफरेंट होगी। एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्किल्स, स्किल्स इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्किल्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, okay guys, so let's move to the question number 77. Okay, in the two factor two good Hexer-Euler model, the two countries differ in what? The two countries differ in the relative availability of the factor of the productions। हेक्सर-Euler मॉडल जो था, इन्होंने क्या कहा कि दो कंट्री कब डिफर होगा? जब उसके पास जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, रिलेटिवली अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस में डिफर होना चाहिए। मतलब कि सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज यूएस, तो इसके पास जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सपोज लाइक कि लेबर इंडिया में ज़्यादा है और यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, तो दोनों आपस में डिफरेंट है ना, लेबर अलग है, कैपिटल अलग है, ठीक है। तो रिलेटिवली अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन में डिफर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये मशीनरीज पे ज़्यादा है, ये मैन मेड पे ज़्यादा है, ठीक है। सो relatively differ in the relative availability of the factor of the productions। Okay, okay, 28 countries from the autarky means a no trade situation with Axel Holly model। if the country H is relatively a labor abundant, अगर वो labor abundant है, तो the once the trade begin, अगर trade begin होती है तो क्या होगी? wages should rise, rent should fall in country H according to the Haxer-Olin model when there is a autarky situation like that। Okay, so wages तो बढ़ेंगे और उसके साथ साथ रेंट जो है फॉल होनी चाहिए कंट्री एच में, जब हम अटार्की सिचुएशन को हैक्सर-ओलिन मॉडल के अकॉर्डिंग लेबर अबंडेंट के थ्रू रन करते हैं तो, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड refer to the price at which the trade occur। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? सपोज दिस पर्सन अगर इसको ट्रेड करना है, तो ट्रेड यार क्या, पहले उस चीज का जो प्राइस डिसाइड हो जाए ना कि हाँ भाई कितना प्राइस है, किस प्राइस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, द प्राइस एट विच द ट्रेड अकर, दैट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, the most common form of the price discrimination in international trade is what? Dumping, dumping, okay। So dumping is the most common form of the price discrimination in international trade। क्यों? क्योंकि सपोज दिस इज कंट्री इंडिया, दिस इज कंट्री यूएस, तो इंडिया क्या करता है? अपने सामान को एक्सपोर्ट करता है और कम प्राइसेस पे, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे अगर किसी पैकेट्स का दाम 5 रुपीज़ है, तो यहाँ पे उसका जो है प्राइसेस 6 रुपया लेता है डोमेस्टिक में, ठीक है, और यहाँ पे उसको 5 रुपया में ही दे दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? अपने सामान को यहाँ पे डंप कर रहा है, क्यों? क्योंकि रिलेटिवली लो प्राइस चार्ज एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक, ठीक है। तो यही तो स्ट्रैटेजी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में, दैट इज डंपिंग। ओके, ओके, लेट्स मूव टू द 81 क्वेश्चन नंबर 81। गाइस आपको बताना है कि WTO was established by of the multilateral trade negotiation। किस मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन में जो है
WTO को स्टैब्लिश किया गया था, दैट इज उरुग्वे राउंड सी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 42, the infant industry argument was an important theoretical basis for import substitution industrialization। क्योंकि infant industry argument इसका ये था, infant industry argument ये था कि ये बेसिकली कंट्री को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, कि प्रोटेक्ट किया जाए ऑफ कंट्री। ठीक है, कंट्री को प्रोटेक्ट करो, तो कंट्री को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? थ्रू दी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं ना, अब उसको इम्पोर्ट ना करें उतना, खुद अपने देश में ही जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बनाएं, ताकि मेरा इम्पोर्ट कम हो जाए। ठीक है, तो इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट किया जाए हम अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन से। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 83, द कंट्री करंट अकाउंट जो है, current account balance is equal to the change in its net foreign wealth। ठीक है, चेंज इन द नेट, आपको नेट फॉरेन वेल्थ के बारे में जो है आपको बताती है करंट अकाउंट बैलेंस ना, कि हम लोगों ने कितना रिसीव किया माइनस कितना एक्सपेंडिचर किया, दैट इज द नेट। रिसीव्ड माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज नेट, और यही तो करंट अकाउंट बैलेंस हमें बताती है। फॉर ओपन इकोनॉमिक्स, ओके, for open economics, the S must be is equal to I plus CA। ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल अकाउंट। ओके, सो 85, हाँ 85, ओके, हाउ मेनी ब्रिटिश पाउंड्स would it cost to buy a pair of American designer jeans costing $45 if the exchange rate is this dollar per British। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करो डॉलर को इनटू पाउंड्स में। तो जब मैं इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज डॉलर डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। So the dollar is what, 45 डिवाइडेड बाय 1.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो 30 पाउंड्स में जो है ऐसे ब्रिटिश पाउंड्स आपको जो है मिलेंगे $30। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जे कर्व इलुस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग, जे कर्व्स किस चीज को इलुस्ट्रेट करते हैं गाइस, दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म इफेक्टिव डेप्रिसिएशन ऑन द करंट अकाउंट। ठीक है, इस टाइप से होता है ना इसका जे कर्व्स, लाइक दिस, ओके, एंड देन दिस। ठीक है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है ना ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस का। सो जे कर्व इज डी। सिंपल जे डेफिनेशन पूछा है जे कर्व का। ओके, ओके, 87, 87, the quantity theory of money implies that if the money stocks were to be double, the price label would be what? According to the quantity theory of money, क्या था? Quantity theory of money मेरा था ना ये, कि एम वी इज इक्वल टू पी वाई, बट इन शॉर्ट रन में मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और इनकम भी कांस्टेंट होती है। सो द क्वांटिटी ऑफ मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइसेस। तो अगर मैं मनी स्टॉक्स को डबल करता हूँ तो इसको भी तो डबल करना पड़ेगा, टू बी, सो इट आल्सो डबल। If the consumption function is this, the plan investment is this। plan investment मतलब आपको I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150। गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपको कितनी दे रखी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 50, और T इज इक्वल टू 100 आई थिंक आपको दे रखा है। ठीक है, तो गाइज जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, y इज इक्वल टू वर्ड C प्लस I प्लस Z, y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6 y माइनस टी का वैल्यू 100 प्लस आई कितना 150 प्लस जी कितना 50। तो बस आपको y को सॉल्व करना है यहाँ से। तो y को सॉल्व जब करेंगे तो 600 आपका आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके,
Just you have to find the values of y, nothing else. Okay. Compared to the closed economy, Keynesian model, open economy model in which the imports are a function of income as an investment multiplier. Yeah, guys, जब भी अगर हमारी इकोनॉमी अगर क्लोज्ड होती है ना, तो उसकी मल्टीप्लायर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओपन। क्योंकि जब कंपनी, सॉरी, जब अगर कंट्री अगर ओपन इकोनॉमी होती है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है ना, और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर होती है तो उसकी मल्टीप्लायर गाइस घट जाती है एज कम्पेयर टू दी क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Keynesian believed that the instability in income was caused by the variability in what? Variability in investment. Keynesian believed that the instability in income में instability इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में वेरिएबिलिटी आ जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो प्रोडक्शंस नहीं होगा, प्रोडक्शंस नहीं होगा तो फिर हम इनकम कैसे क्रिएट होगा, इनकम नहीं होगा ना। तो अगर इनकम इनस्टेबिलिटी होगी तो इनस्टेबिलिटी का इन्वेस्टमेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए तभी मेरा इनकम स्टेबल होगा, अदरवाइज नो। ठीक है, तो एक वेरिएबिलिटी जो है देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट में और जिसके कारण इफेक्ट पड़ता है हमारे इनकम पे। ओके, अकॉर्डिंग टू द केस। Okay, guys. So, 91. A rise in the money stock will a rise in the money stock will shift the LM curve left, right, vertical. क्या किधर shift होगा guys? Right ना? So guys, this is my IS curve for the goods market. This is for the LM curve. Okay. आपको क्या दे रखा है कि rise in the money stocks ना, कि money stocks बढ़ गया तो दिस साइड ना एलएम डैश तो ये किधर शिफ्ट हुआ, राइट साइड। ओके, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हाट? 92। 92 में गाइस आपको बताना है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चार ऑप्शन के से। ओके, सो अब बी नंबर गाइस ध्यान से देखना कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉयड फ्रॉम अ टोटल लेबर फोर्स माइनस एम्प्लॉयड अगर हम कर देंगे, टोटल लेबर फोर्स माइनस एम्प्लॉयड, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय अनएम्प्लॉयड पीपल्स डिवाइडेड बाय द टोटल लेबर फोर्स। यही तो बताता है टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, सो दैट इज द रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, सो बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, 93. The capital inflow in the balance of payment account includes what? Purchase of a domestic government bonds by the foreigner. Guys देखो, capital inflow मतलब suppose this is India. इंडिया में कैपिटल इनफ्लो मतलब कि फॉरेनर जो है इंडिया में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स, तो अगर फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं इस चारों ऑप्शन में से? परचेज द डोमेस्टिक बॉन्ड्स ना, चाहे वो बॉन्ड्स को खरीदेगा या फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करेगा या फिर ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेट करना है, तो चाहे वो बॉन्ड्स को खरीदेगा बाय द फॉरेनर्स, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट determinations with a no central bank. A system of exchange rate determinations अगर सेंट्रल बैंक ना रहे तो हम अपने एक्सचेंज रेट किस वे से डिटरमाइन होगा? दैट इज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड, क्योंकि सेंट्रल बैंक अब है ही नहीं। सो दैट इज द आंसर ना, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल बैंक intervention to the economy that he or she can influence that particular fixed rate of interest. Okay. The primary tools utilized by the Reserve Bank of India today in conducting the monetary policy is what guys? Open market operation. आरबीआई के पास यही तो एक टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि
जो है इकोनॉमी में स्टेबलाइज लेके आता है ना, मनी सप्लाई को बढ़ाता है, घटाता है थ्रू दी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और ये कहाँ से होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से। 95 का सी। रॉबर्ट सोलो, गाइस जब भी सोलो माइंड पे आए तो सोलो किस में दिया था? सोलो ग्रोथ थ्योरी के बारे में बोला था ना। सो द न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी बी इज अ करेक्ट आंसर। The difference between the nominal interest rate and the real interest rate, guys, that is inflation. ना, nominal minus real, that is inflation. क्योंकि जब अगर हम ऐड कर देते हैं लाइक कि नॉमिनल रियल क्या होता है? रियल इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। सो नॉमिनल इज इक्वल टू क्या होता है? रियल प्लस इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। सो इन्फ्लेशन इज द राइट आंसर। इन्फ्लेशन कॉल पर सप्लाई शॉक से क्या होता है? कॉस्ट को बढ़ाता है ना सप्लाई की। सपोज कि दिस इज अ फर्म, ठीक है, और फर्म का जो है सप्लाई सप्लाई शॉक हुआ। सप्लाई शॉक कैसे होता है गाइस? कब? जब उसके जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। सपोज रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। तो ये सब कारण बढ़ने से जो है फर्म क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी बढ़ा देगा, ठीक है। प्राइसेस को भी बढ़ा देगा किसके कारण? कॉस्ट के कारण। और वही क्या करता है कि प्राइसेस को बढ़ाया तो कॉस्ट ने क्या किया? पुश किया ना कि भाई तुम बढ़ो प्राइसेस को। इन्फ्लेशन। और एक कौन क्रिएट कर रहा है? सप्लाई साइड, दैट इज सप्लाई। ओके, 99। ओके, 99। The theory of economic money demand that emphasize the role of money as a medium of exchange called what? Called what? That is quantity theory of money, guys. Quantity theory of money ही तो आपको बताता है ना कि that is a theory of money demand emphasize the role of money as a medium of exchange according to the classical views of the classical theory ना, कि जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसको बोलेंगे जो कि प्राइस जो है डिटरमाइंड होती है ना एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द आउटपुट। ओके, क्वेश्चन नंबर 100। M3 measures the money compiled by the Reserve Bank of India includes what? M3, guys, M3 क्या होता है? M3 is equal to M1 plus time deposits, टाइम डिपॉजिट्स। और M1 क्या होता है? M1 इज करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक, अदर डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो कौन सा ऑप्शन गाइस मैच कर रहा है? करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, और इसी में अदर डिपॉजिट्स आ गया एंड द टाइम डिपॉजिट्स। द ऑप्शन ए इज मैच। ओके 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 गाइस, आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन से जो है मुझे भी मोटिवेट मिलती है, ताकि मैं वीडियो को अच्छे वे से और डिज़ाइन करके लेके आप आऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको एक बेनिफिट लग रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अगर आप कुछ कहना चाहें इस वीडियोज़ के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।